से रिप्लेस करना है, ठीक है। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काटने। देन न्यू टेक्स्ट क्या डालना है। ओल्ड टेक्स्ट इज बेसिकली योर फील्ड, जिस फील्ड को आपको रिप्लेस करना है। सो देख लो, इसको कर लो रिप्लेस को। तब तक हो गया, सबका हो गया। ईयर, मंथ और डे डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। देन यू हैव अनदर फंक्शन टुडे। तो ये टुडे फंक्शन है, ये क्या करेगा, आज की डेट दे देता है। यहाँ फंक्शन क्या यूज़ किया है, टुडे फंक्शन क्या करता है, आज की डेट दे देता है। मैंने इसके आगे इक्वल टू लगा दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए लगा नहीं रहा हूँ। तो दिस द टुडे फंक्शन, राइट, और वो ये करेगा। देन ये है, अब इसको मेरे को इन तीनों वेरिएबल हैं ये, इन तीनों को कन्वर्ट करके सिंगल डेट में कन्वर्ट करना है। सो आई हैव ए फंक्शन डेट, ठीक है, और ईयर, मंथ और डेट सीक्वेंस होना चाहिए। ये ईयर था, ये मंथ था, ये डेट था, सबको जोड़ के उसने ये बना के दे दिया। फॉर्मूला दिखा दें। टुडे में तो बस इतना टाइप करोगे तो आज की डेट आ जाएगी। इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर भी कुछ नहीं डालना, एंटर दबा दोगे तो आज की डेट आ जाएगी। जैसा लिखा है वैसा ही टाइप कर दो आप, तो ये आ जाएगा। स्टार्टिंग डेट एंड मंथ। पहले इसको समझ लेते हैं। ई डेट, तो ये वाली डेट मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये थी 1 दिसंबर 2022। इसमें 2 महीने जोड़ दोगे तो क्या तारीख बनेगी, 1 फरवरी 2021, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जितना भी यहाँ पे फिगर लिख लो उतने महीने उस डेट में जुड़ जाएंगे, ई डेट में। देन यू हैव अनदर फंक्शन ई ओ मंथ, स्टार डेट एंड मंथ्स। देन यू हैव एंड ऑफ मंथ। फॉर्मेट जरूर डेट करना पड़ता है, तो फॉर्मेट चेंज कर लेना आप लोग। अब जरा इसको समझते हैं, एंड ऑफ मंथ क्या करता है। एंड ऑफ मंथ क्या करेगा, आपको कई भी रिक्वायरमेंट आती है, अगर आदमी का बर्थडे 15 तारीख को है तो रिटायर कब होता है। अगर किसी महीने में मेरा बर्थडे है सपोज 15 तारीख को, तो मेरी रिटायरमेंट डेट क्या होगी, उसी महीने की 30 तारीख, ठीक है। तो मेरे को एंड ऑफ मंथ से क्या डेट देगा कि उस महीने की जो भी मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसकी आखिरी तारीख कौन सी रिटायरमेंट की। एंड ऑफ मंथ क्या करता है, जो भी मैं डेट डालूंगा उसको इनपुट में, उसकी आखिरी तारीख उस महीने की क्या है। अगर फरवरी है तो 28 कर देगा, बाकी 30 है तो 30 करेगा, 31 है तो 31 करेगा, ठीक है। सो ये फंक्शन है उसका। ये ईओ मंथ है, F15, तो ये F15 आ गया तुम्हारा, कॉमा 0 मैंने क्यों दिया, अगर मैं यहाँ 1 दे दूंगा तो ये अगले महीने का बता देगा, तो इसी महीने का चाहिए तो मैंने 0 दिया, ठीक है। और डेट क्या है मेरी, 1/12/2020, तो इसका एंडिंग डेट क्या आएगी, 2020/12/31। क्लियर। सो दैट इज बेसिकली एंड ऑफ मंथ। डेट इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड इंटरवल। सॉरी डेट इफ नहीं है, डेट डिफ है। 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालना है अगर आपको। सरप्राइजिंग, आई हैव टू सी क्या चक्कर है, ठीक है। तो पॉइंट इज ओनली कि डेट के भी ऐसी फंक्शन है जैसे अपन ने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े, तो जब भी आपको जरूरत आए तो आप उसको यूज कर लेना। सो नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन। अपन लोगों ने फिल्टर्स पढ़े थे। फिल्टर्स क्या करता है, डाटा को फिल्टर करता है। सो आजकल सबसे बेटर है कि आप हेडिंग जरूर दे दें किसी भी कॉलम की, एंड सो ऑन। सो बेसिकली क्या करता है, डाटा को फिल्टर करता है। तो अपन क्या करते थे उसके लिए, सॉर्ट्स एंड फिल्टर से यहाँ से भी आप फिल्टर लगा सकते हो, और यहाँ पे ये फिल्टर करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। नाउ देयर इज अ वन पर्टिकुलर थिंग विच इज ए एडवांस फिल्टर। ये क्या करता है, तो ये एडवांस फिल्टर क्या करता है, इसको देखते हैं अपन। तो फिल्टर में क्या है, ये अपन ने फिल्टर लगाया था, इसमें फिल्टर लगाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है इस केस में, यू हैव टू गो टू द एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में पूछेगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कॉपी टू द अदर लोकेशन। तो अभी अपन इसको इन प्लेस ही रहने देते हैं, ठीक है। लिस्ट रेंज वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है, व्हाट इज द लिस्ट रेंज, सो दिस इज माय लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज में आपको हमेशा क्या करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका यहाँ पे हेडिंग नेम आएगा और उसके नीचे क्या चाहिए वो आएगा, और उसके बाद इसको
यूनिक रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, अनिल नाम से ये सर्च आउट करके इस तरह से वर्कआउट कर लेगा। फिर से मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ एडवांस फिल्टर में, तो पहले मेरे को रेंज सेलेक्ट करनी है, मेरा डाटा कहाँ रखा है। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज बताना है कि मैंने कहीं मेरे को लिख के रखना है कि मैं क्या चीज़ सर्च फिल्टर करने वाला हूँ। ये तो फिल्टर से भी आप कर लोगे, ठीक है, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड कि जो रिजल्ट आए वो दूसरी जगह आए, तो मेरे को उस समय एडवांस फिल्टर यूज़ करना है। देन ये मेरी रेंज है। अब मेरे को बोला कॉपी टू डिफरेंट लोकेशन, और ये पूछेगा कॉपी कहाँ करना है, तो आई कैन से कि यहाँ पे कॉपी कर दो इसको करेंगे कॉपी टू अदर लोकेशन, देन आई कैन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो बोलता है डेस्टिनेशन लोकेशन में 2 रेंज पूरी नहीं आ रही है, बट दिस इज द रिजल्ट। तो इसका मेन काम क्या है कि जब आपको डाटा कॉपी करना है कहीं से फिल्टर करके, देन दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ द एडवांस फिल्टर। सेम वे में मैं अभी क्या करूँगा इसको, अब फिल्टर मैंने क्या लगा दिया, एज इज लेस देन 50, ठीक है, तो एज इज लेस देन 50 वाले वर्किंग करना है, तो एज इज लेस देन 50 ये 2 लोगों की, और अगर ये दोनों क्राइटेरिया लगाने तब भी लग जाते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू, अगेन गो टू द एडवांस फिल्टर। फिर से मैं एडवांस फिल्टर पे गया, ये सेलेक्ट किया, अब रेंज मेरी कितनी हो गई, इतनी हो गई, कॉपी मुझे कुछ करना नहीं है। सो अनिल विद एज 23 आएगा अकेले, क्योंकि नाम अनिल होना चाहिए, एज लेस देन 50 होना चाहिए, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने अपने पास, दैट इज ओनली 1 विच इज़ 23। सो ऐसे पूरे टेबल में जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए वो यहाँ पे इकट्ठे आप डिफाइन करके, इकट्ठे एग्जीक्यूट करके, उनका डाटा कॉपी करके कहीं भी रख सकते हो। सो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ए पाइवट टेबल, ठीक है। किस किसने यूज़ किया, हाथ खड़ा करो। चलो गुड, समझ में आया। तो कब यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, तो वो तो सब टोटल में भी हमने डाटा को समराइज किया था। बड़ा डाटा रहेगा तो इसको यूज़ करना है, सब टोटल यूज़ नहीं कर सकते बड़ा डाटा में। क्या ये सब डेफिनेशन सही है, बट आई वांट ए एग्जैक्ट डिफरेंस व्हेन यू से कि यू कैन नॉट यूज़ सब टोटल, यू हैव टू यूज़ पाइवट टेबल ओनली। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शायद पीछे तक नहीं दिख रहा होगा। ये मेरे पास एक डाटाबेस है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, वगैरह वगैरह, इसमें सब कुछ है, ठीक है। सो इसको मुझे समरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको जब आप देखोगे तो रो वाइज अपन ने क्या क्या बेचा है उसकी टोटल सम कितनी है उसकी समरी दिखा देगा, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ वापस इसमें, तो इसने कुछ नहीं किया, ये यहाँ से आइटम ले लिया और उसकी यूनिट कॉस्ट ले ली, और पेंसिल को उसने समरी बना दी, और इधर भी उसका टोटल कर दिया, बाइंडर का दे दिया और पेंसिल का दे दिया। सो इस तरह से उसने समरी बना दी, एंड दिस इज द समरी विच इज़ देयर। मतलब टोटल सेल जो है वो बाइंडर की इतनी हुई, पेन की इतनी हुई, पेंसिल की इतनी हुई। ये जो चीज़ है ये अपन सब टोटल से भी कर सकते हैं, पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं, दोनों से ये काम हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज, मतलब एज फार एज द रिजल्ट इज कंसर्न, यू कैन गेट इट डन फ्रॉम बोथ द थिंग्स, बट व्हाट यू कैन नॉट गेट एबल टू डू दैट व्हेन यू हैव टू गिव द समरी इंफॉर्मेशन इन द 2 डायमेंशनल रिपोर्ट। 2 डायमेंशनल मतलब क्या है, एक तरफ मेरे पास कुछ नाम आ जाए, दूसरी तरफ कुछ नाम आ जाए, और उसके बाद ये समरी रिपोर्ट इस टाइप से बने। ये चीज़ बाकी किसी भी टूल में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पाइवट टेबल्स में ही ये पॉसिबल है। ये सिर्फ पाइवट टेबल में ही मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है। सो ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब भी आपको कुछ ऐसा कहा जाए करने को, या ऐसी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो जिसमें 2 डायमेंशन में समरी देनी हो, तब आपको इसको यूज़ करना है। एक डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट वो सब टोटल से भी हो जाएगा आपका। बट अगर 2 डायमेंशन में यूज़ करना है तो दिस इज़ ओनली द टूल विच इज़ अवेलेबल इन द एक्सेल, जो आपको 2 डायमेंशन में समरी निकाल के देता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं समरी कैसे। सो दिस इज़ द बेसिकली उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, दूसरी तरफ उसने जो जो प्रोडक्ट बेचता है उसका नाम है। तो अगर बोलते हैं कि जॉन ने बाइंडर कितने के बेचे, पेंसिल कितने की बेची और टोटल कितने का बेचा, और टोटल पेंसिल कितने की बिकी, टोटल पेन कितने के बिके, टोटल बाइंडर कितने की बेची, इस तरह से कोई भी समरी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से निकल जाती है। सो दैट इज़ द एडवांटेज। देन इसी में है, अगर आपको जोन वाइज भी चाहिए तो जोन वाइज भी वो दे देता है कि सेंट्रल जोन में, ईस्टर्न जोन में कितनी है, वो भी निकाल के दे सकता है। दैट इज़ अगेन द कैपेबिलिटी ऑफ द पाइवट टेबल। सो लेट्स सी, आई हैव दिस स्मॉल टेबल, इसमें अपन नेम इसको लगा के देख लेते हैं। सो इंसर्ट में जाऊँगा, पाइवट टेबल मेरे को मिलेगा, सेलेक्ट द टेबल रेंज, सो दिस इज़ माई टेबल रेंज, और न्यू वर्कशीट में चाहिए तो मेरे को एग्जिस्टिंग में ही चाहिए, जिससे आप लोग डिफरेंस उसी समय देख सको, सो दैट आई कैन यूज़।
एंड आई कैन जस्ट से ओके। तो यहाँ जो जो मेरे नाम होंगे वो दिख रहे हैं, ये दिख पा रहे हैं, ये मेरे तीनों नाम लिखे हैं, नेम, स्टेट एंड एज। और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पे एक जगह लिखा है कॉलम लेबल, एक जगह लिखा है वैल्यूज़ एंड रो लेबल, ठीक है। सो कॉलम लेबल में मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें जो भी एज का पोर्शन है वो न्यूमेरिक है, तो ये हमेशा वैल्यू में न्यूमेरिक जाएगा। यहाँ पे एज वैसे नहीं होना चाहिए, यू कैन इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट डाउन सैलरी और टारगेट और वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। देन यू हैव एन अदर स्टेट, एक तरफ स्टेट चला जाएगा और तीसरी तरफ नेम आ जाएंगे। सो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से ये पूरा टेबल जनरेट करके दे देता है, ठीक है। सो दो स्टेट हैं MP UP, ठीक है। यूपी में टोटल बिजनेस कितना हुआ, MP में टोटल कितना हुआ बिजनेस, ग्रांड टोटल कितना हुआ और उनके नाम की समरी कितनी है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। फिर से करके दिखाना है क्या, ठीक है, करके दिखाऊं, फिर से ध्यान से देखो। ये मेरा डाटा है, मैं फिर से कर रहा हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, इट विल आस्क कहाँ पे डाटा है आपका, न्यू वर्कशीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग पे चाहिए, तो मैंने कहा एग्जिस्टिंग पे ही दे दो, ओके। फिर आपके पास जो भी यहाँ पे कॉलम हेडिंग होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, उसमें से किसको कहाँ डालना है ये आपको सोचना है। सो एज हो गया, स्टेट हो गया, नेम हो गया, इस सीक्वेंस में डाल दिया आपने और ये ओके कर देंगे, सो ये बना देगा, हो जाएगा। करके देख लो इसको, ठीक है। ये मेरे को अर्चना मैडम ने एक डाटा दिया है जो तुम लोगों की अटेंडेंस का है। तो क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है शुरू में, जब भी कोई डाटा आता है तो इट इज़ ए रॉ डाटा, यू हैव टू क्लीन इट। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं कॉमा लगा दिया है, कहीं कॉमा नहीं है, ठीक है। देन कहीं पे 2 डेट्स इकट्ठी लिख दी हैं। सो इस तरह का डाटा में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो अभी इन डाटा को, इसका क्या करना है मुझे नहीं पता, तो मैं फॉर टाइम बीइंग इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब जहाँ 2 डेट लिखी है मेरे को कुछ नहीं क्लियरिटी है कि क्या करना है, तो फॉर टाइम बीइंग मैं आई एम जस्ट डिलीटिंग देम। सो सबसे पहले जब भी कोई डाटा आएगा यू हैव टू क्लीन इट टू मेक इट प्रॉपर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि ये क्या छोटा हो गया, तो यस ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, मेरे पास कुछ भी बड़ा नहीं बचा है, ठीक है। मैंने डबल क्लिक करके क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। अब ये कॉमा आ गया, इसको मैं कैसे हटाऊँगा, ये सब कुछ में कॉमा दिख रहा है ना बाद में, राइट, इसको कैसे हटाऊँ, ये कॉमा दिख रहा है। सो आई विल गो टू द फाइंड एंड रिप्लेस। सो फाइंड एंड रिप्लेस में चला गया, फाइंड क्या करना है, कॉमा, और रिप्लेस किससे कर दूं, ब्लैंक से नहीं, कुछ भी इसे रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। वहाँ में ब्लैंक नहीं, ब्लैंक और कुछ दोनों में फ़र्क है। अगर मैंने अभी इस कॉमा को ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, वो सेल की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो विड्थ नहीं बढ़ेगी उस सेल की। कुछ नहीं और ब्लैंक में फ़र्क होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, इस चीज़ को समझो, ठीक है। ब्लैंक में जब आप स्पेस बार दबाते हैं तो हम उसको ब्लैंक बोलते हैं, तो वो स्पेस काउंट हो जाती है। और कुछ नहीं में हमें स्पेस बार भी नहीं दबानी, हाँ एज इट इज उसको रिप्लेस करने की देखते हैं, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू रिप्लेस। ये देखो फाइंड किया ना उसने, एक्चुअली में मैंने पहले रेंज सेलेक्ट नहीं की थी, ठीक है। आई विल से रिप्लेस, ये कॉमा गायब हो गया, दिखा आप लोगों को इतनी दूर से शायद ना दिख रहा हो, दिख रहा है ना। देन सेकंड कॉमा पे पहुंच गया रिप्लेस, ये थर्ड कॉमा पे पहुंच गया, आई विल से रिप्लेस। अब 3 कॉमा थे, तीनों उसने हटा के क्लोज कर दी। अब मेरे को ये बेसिकली कितनी डेट्स हैं, 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डाटा रिमूव डुप्लीकेट, कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग बिट। मैंने बोल दिया एक्सपांड करो तो पूरी सब शीट को ले लेगा उठा के। तो अभी इसने क्या किया, इसके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4। 27 तारीख कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई, और एक बार 28 आई है, एक बार 29 आई है, जो कि ठीक है। अब 27 तारीख 2 बार आ गई तो मैं क्या करूँगा। सो देखो ये वाला जो 27 है इसमें 15 कैरेक्टर का नाम है, और ये जो नीचे वाली 27 है इसमें 14 कैरेक्टर का नाम है। सो कंप्यूटर के लिए जो अपन अभी डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों अलग अलग होते हैं, तो कंप्यूटर के लिए 15 कैरेक्टर 14 कैरेक्टर में फ़र्क है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा इनके साथ, अब मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को डिफरेंस सब समझ में आ गया। अगर मैं अंडू नहीं करूँगा तो ये मेरा डाटा ख़राब हो जाएगा। अब सेम फार्मूला मैं यहाँ अगर लगाता हूँ, ये एक मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये 1 2 3 में सिर्फ 15 है, बाकी कहीं 15 मेरे को मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो मैं सेल में जाऊँगा, देखूँगा तो पता पड़ेगा इसके पीछे एक
जगह खाली है, ठीक है। अब ये 14 हो गया, ठीक है। फिर से इसमें एक स्पेस ज़्यादा है, ये 14 कर दिया। फिर मैं इसमें एक स्पेस ज़्यादा है, इसको भी मैंने 14 कर दिया। सो नाउ आई कैन सी कि एवरीवेयर देयर इज ए 14। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके यूनिक से बोल दूंगा, मेक यूनिक, रिमूव डुप्लीकेट, तो एक ही बार 14 आया, इसका मतलब है सब जगह सही हो गया, ठीक है। सो नाउ आई कैन एबल टू डिलीट दिस, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कर लिया, ठीक है। और जानबूझ के इसके बगल में एक स्कोर का कॉलम बना लिया है 1, ठीक है। सो नाउ आई होप कि ये ठीक चलेगा। अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि किस तारीख को कितने एम्प्लॉय आईडी आए थे नहीं आए थे, उसका अपने को टेबल जनरेट करना है। बेसिकली अभी क्या हो गया है, 27 की अटेंडेंस है, उसके नीचे 28 की है, उसके नीचे 29 की। अब रिक्वायरमेंट क्या है, 27, 28, 29 अगल बगल आने चाहिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, आई कैन यूज़ द पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल में कौन कौन सी फील्ड रखूँगा, एक तरफ तो ये डेट हो जाएगी, अटेंडेंस डेट, एक तरफ एम्प्लॉय कोड डाल दूंगा, और एक तरफ ये डमी फील्ड मैंने डाल दी है जिसमें 111 लिखा है, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है कितने दिन आया, मतलब अगर वो एप्स आया है तो वहाँ 1 लिखा मिलेगा मुझको, ठीक है। सो आई कैन गो टू द डाटा, अगेन आई कैन मूव टू द इंसर्ट पाइवट टेबल, इसने सही सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। न्यू वर्कशीट पे जाना है, तो आई कैन से कि मेरे को नई वर्कशीट पे डाटा दे दो, आई कैन से ओके। स्कोर कहाँ डालना है, वैल्यू पे डालना है, अटेंडेंस मुझको कहाँ डालना है, कॉलम पे डालना है, एम्प्लॉय कोड कहाँ डालना है, यहाँ पे डालना है। सो ये पूरी मेरे पास अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग आ गई, लिस्टिंग आ गई। अब इसके हिसाब से फर्स्ट डे मेरे पास टोटल 29 बच्चे आए थे, दूसरे 28 तारीख को मेरे पास 20 बच्चे आए, और 19 तारीख को मेरे पास 17 थे। एम्प्लॉय कोड है उसका 1 है, बाकी का 2 है, 3 है, कहीं इस तरह से वर्कआउट करता है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल था जिसको आप लोग यूज़ करके वर्कआउट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप 4-4, 5-5 का डाटाबेस बना लो। उसमें क्या करनी है, एक तरफ आपको 3 डेट डालनी है, 2-4 एम्प्लॉय कोड डाल देना, और एक फील्ड 1111 करके बना के देख लो। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि आपके पास डाटा पूरा वर्टिकल में है, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में ऐसा चाहिए कि कौन सी तारीख को कौन आया नहीं आया, क्योंकि अटेंडेंस तो हमेशा ऐसे ही लगती है। कॉलम विच इज़ लेफ्ट वो भी यूजफुल है, जस्ट आप इसको देखो। यहाँ पर एक और कॉलम है रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर क्या करेगा, आपका उस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको फिल्टर करना है तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकते हो। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ से जो डिपार्टमेंट है उसको पिक करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे अभी ऑल डिपार्टमेंट दिखा रहा है, अब मेरे को सपोज सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखना है, तो मैं सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वर्किंग दिखा देगा। सो ये सिर्फ मेरे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट का डिस्प्ले कर देगा अगर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके रखा है। अब मेरे को अभी यहाँ पे बहुत अच्छी लिस्ट नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, यानी वो उससे कुछ नहीं होगा, यहाँ लिस्ट अच्छी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एक अकाउंट्स बोल्ट्स में लिख दिया है, ठीक है, एक इसमें कहीं एक ब्लैंक स्पेस डाल दी होगी, ठीक है। मार्केटिंग देखोगे तो 3 बार लिखा है। तो इस तरह से जो वहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन किया था अभी इस फील्ड में डेट में, अगर वहाँ भी मैं डाटा वैलिडेशन प्रॉपर करूँगा, कहीं स्पेस होगा, कहीं कुछ होगा, वो सब हटा दूंगा, तो यहाँ भी अपने को सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट्स लिस्ट मिल जाएगी। सो इस तरह से यू कैन एबल टू वर्क इट आउट। यहाँ पे किसी ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिख दिया है तीनों एक ही, बट यू कैन एबल टू वर्क इट आउट लाइक दिस, ठीक है। सो अपन ने जस्ट यहाँ से डिपार्टमेंट लिया और यहाँ फिल्टर में जाके डाल दिया, तो ये फिल्टर वाइज इस डिपार्टमेंट्स को करते हुए काम कर देगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको नेम इसके साथ ऐड करना चाहूँ एम्प्लॉय कोड के साथ, तो नेम उस तरह से ऐड नहीं होगा जैसे अपन चाहते हैं, बट हाँ यू कैन स्टिल एबल टू मेक आउट कि ये इसके साथ ये अकाउंट है, इसका नाम है, और वो उस हिसाब से यहाँ पे आपको डाटा जरूर डबल दिखाने लगेगा, बट इट विल वर्क। डबल क्यों दिखा रहा है, ये इसका सम कर रहा है। नेम के हिसाब से उसने ग्रुपिंग की, तो नेम क्योंकि एक ही है तो उसके हिसाब से ग्रुप करके बोल देगा 1 है, 2 है, इस तरह से ग्रुपिंग कर देगा। बट इफ़ यू वांट यू कैन एबल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। देन यू हैव अनदर ऑप्शन फॉर डिज़ाइन। इसमें भी डिज़ाइन है। आपको सब टोटल नहीं चाहिए हो तो यू कैन सेलेक्ट दिस, से डू नॉट शो द सब टोटल्स, तो सब टोटल्स वापस कर देगा, ठीक है। तो ग्रांड टोटल दिखा देगा। फिर ग्रांड टोटल भी देखना है नहीं देखना है तो यू कैन ऑफ द ग्रांड टोटल ऑल्सो। रिपोर्ट लेआउट में कुछ चेंजेस चाहिए हों तो शो रिपोर्ट लेआउट इन दिस मैनर, या आपको
इस तरह से चाहिए तो यू कैन एबल टू शो द रिपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ब्लैंक रोज के साथ क्या करना है, हेडर शो करना है, ब्लैंक हेडर शो करना है, इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ें होंगी। आप लोग देखो आपके उसमें स्लाइसर भी दिख रहा होगा, ठीक है, तो स्लाइसर भी यूज़ कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। और स्लाइसर का क्या करोगे, स्लाइसर में जैसे मैं यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ तो स्लाइसर में आप डिपार्टमेंट पे लगा दोगे तो वहाँ से भी आप स्लाइसर को क्लिक करोगे तो आपकी वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है। सो यू कैन वर्क विद द स्लाइसर ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर केस। ये स्लाइसर करूँगा तो ये जैसे मेरे अकाउंट्स में है तो अकाउंट्स की वैल्यू दिखा देगा। सो इस स्लाइसर से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट वाइज किसी को देखने के लिए। सो यू कैन अप्लाई स्लाइसर ऑल्सो। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मैक्रोस। मैक्रोस क्या करता है, शॉर्टकट बनाता है। बेसिकली जो भी आप करते हो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और उसके बाद आपको रिप्ले कर देता है वो। सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर टैब आपके उसमें नहीं होगा, सब में है डेवलपर टैब, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। यहाँ जाना है कस्टमाइज द रिबन एंड बार और यहाँ पर आप देखोगे एक डेवलपर है, इसको टिक करना है बस। अगर ये मैं टिक हटा दूंगा तो ये मेरा डेवलपर टैब यहाँ से हट जाएगा। अगर ये मेरे को टिक चाहिए तो ये डेवलपर टैब आ जाएगा। ये डाटा और रिव्यू के बीच में माउस रखो जबकि दोनों हाईलाइट नहीं हो, ठीक है। और कस्टमाइज द बार तो ये ओपन हो जाएगा। दिक्कत आ रही है यहाँ से तो यू कैन गो बाय द पेज ऑप्शंस कस्टम रिबन, यहाँ पे भी जाओगे तो ये मिल जाएगा। सो अब इसके केस में जब आप डेवलपर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। अब आप जो जो इसको प्रेस करने के बाद जो जो एक्टिविटी करोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, वो मैक्रो का नाम देगा। ये मैक्रो सिर्फ इस वर्क ग्रुप पे वर्क चलेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को इसका सपोज कलर बैकग्राउंड का ब्लू करना है तो मैं ब्लू कर दूंगा। बाकी सबको सेलेक्ट करके बॉर्डर बनाना है तो मैंने बॉर्डर बना दिया। और अब रिकॉर्डिंग मेरे को स्टॉप करनी है तो नीचे आप देखोगे सो ए मैक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। ये नीचे स्टॉप करना है, या यहाँ से भी अगर आप जाओगे डेवलपर में तो यहाँ भी इस रिकॉर्डिंग मैक्रो के पास में आपको स्टॉप मिल जाएगा, उसको स्टॉप कर देने का है। कर लिया। अब मैं ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैंने अंडू कर दिया, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ जाके मेरे को वापस मैक्रो को रन करना है। मैक्रोज में मैं जाऊँगा, मेरा मैक्रो 1 था, मैंने इसको कह दिया रन, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली उसको ब्लू कलर में दे दिया और नीचे तक फ्रेम बना दिया। बनाया, इसको ब्लू कलर में किया और ऑटोमेटिकली ये नीचे के लाइंस बना दी। सो आई कैन जस्ट रन दैट मैक्रो। और इस मैक्रो को आप कोई फंक्शन की भी डिफाइन कर सकते हो कि वो प्रेस करने पे वो चले, वैसा भी आप वर्कआउट कर सकते हो। इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा A1 सेल को ही ऐसा करेगा। अभी मेरे को सपोज मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग करे, यहाँ पे कर दे, इसको तो नहीं करेगा। वो हमेशा A1 से लेके यहीं तक करेगा, जहाँ तक रेंज दी गई है और जहाँ पर जिस सेल पे रेंज दी गई है वहीं पे करेगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस। उसके नीचे देखिए यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको क्लिक करने के बाद जब आप रिकॉर्ड मैक्रो करोगे, इसका भी मैक्रो 2 नाम है, वर्क ग्रुप पे चलेगा। और ये फंक्शन कीज पूछ रहा है आल्ट के साथ क्या दबाऊं तो ये चल जाए, तो मैं आल्ट के साथ इसको यू दे देता हूं फॉर एग्जांपल। आप ज़्यादा अच्छी की को यूज़ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी किसी को असाइंड होगी जो अनअसाइंड हो जाएगी। अब फिर से मैं गया यहाँ, इसको मैंने होम में जाके कलर कर दिया और इस बार इसको नीचे जाके ब्लू येलो कलर कर देता हूँ और इसको फिर से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, ठीक है। अब ये मैंने दूसरी जगह लिख दिया है और अभी मैं यहाँ रन दबाऊंगा मैक्रो 2 में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसको कलर कर देगा। तो खाली अभी पिछली बार जो अपन ने मैक्रो बनाया था, मैक्रो 2 तरह के होते हैं, एक तो आप किसी भी सेल पे जाके उसको प्रेस करेंगे तो वो काम करेगा या एग्जिस्टिंग करेगा। तो अगर आपने यूज रिलेटिव रेफरेंस को प्रेस किया हुआ है तो ये हमेशा जो भी करंट सेल में आप जाके वो मैक्रो दबाओगे उस पर ये एक्ट करेगा। यहाँ देखो जरा स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं करूँगा तो क्या होगा, क्या किया उसने, 2 चीज़ें ध्यान दो। एक तो सिर्फ 2 कर्ल किया, मेरे पास नीचे के 2 खाली छोड़ दिए, ठीक है। और उसके बाद मेरा माउस कर्सर यहाँ चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में लास्ट में जाके यहाँ क्लिक कर दिया था। तो कोई भी माउस का मूवमेंट आपको फोकट नहीं करना है तो वो उसमें चालू हो जाएगा, उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा। अब अगर मेरे को ये इसके नीचे की सारी रो को सेलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सपोज ये मेरा डाटा है, ठीक है। अब मेरे को फिर से मैक्रो रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। पहले से मैंने कर्सर यहाँ रख लिया, मैक्रो रिकॉर्डिंग, मैक्रो 3, फिर से मैंने उसका नाम सेम दे दिया, यू दे दिया, सपोज राइट नाउ ओ दे दिया मैंने, ठीक है, ओके किया। अब मेरे को इसके नीचे के सारे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? मेरे को नीचे की रेंज सेलेक्ट करनी है, तो कैसे करूँगा? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में क्या है, अगले में अगर अब यहाँ 3 डाटा लिखा हुआ है, आगे में अगर 10 डाटा भी होगा तो ऑटोमेटिकली लेगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया है। अगर राइट में भी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करूँगा तो पूरा डाटा ले लेगा। तो जब मैक्रो बनाते हैं तो अदरवाइज अपने लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऐसे हाथ से सेलेक्ट करो या कंट्रोल शिफ्ट करो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे दोनों में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि अगली बार डाटा बढ़ गया तो क्या होगा। बाकी जो काम है वैसे ही करना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है अभी। सो मैक्रो 4 के नाम से उसने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है, आई डोंट नो क्या करेगा वो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा मैक्रो नहीं है, मेरे को पूरा फिर से वैसे बनाना चाहिए, ठीक है। इस बार देखोगे तो नंबर ऑफ़ चीज़ें ज़्यादा हो गई, तब भी उसने उसको वर्कआउट कर दिया। सो इसको थोड़ा सा कर लो, देन वी विल ब्रेक फॉर टी, ठीक है। तो अब मेरे को एक मैक्रो लिखना है जो मेरे को जब भी मैं प्रेस करूँ तो एक लाइन ब्लैंक कर दे और उसके बाद एक स्टेप नीचे चला जाए। तो क्या करूँगा उसके लिए? सो व्हाट आई विल डू, मैं रिकॉर्ड करूँगा मैक्रो को, मैक्रो 5 नाम है, शॉर्टकट कुछ नहीं दे रहा हूँ, या दे देता हूँ पी दे देता हूँ, कंट्रोल पी। सो अब क्या करना है मेरे को, इसकी जगह लाइन इंसर्ट हो गई, उसके बाद मैं एक स्टेप नीचे जाता हूँ, 2 स्टेप नीचे जाता हूँ। अब इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अब मैंने रिकॉर्डिंग किस नाम से की? कंट्रोल पी। अब मैं कंट्रोल पी दबाता हूँ तो क्या होगा? हाँ नीचे ही जा रहा है, वो ब्लैंक इंसर्ट तो किया ही नहीं उसने। एनीवे फिर से कोशिश करते हैं। तो मैं जैसे कंट्रोल के दबाऊंगा तो एक लाइन ब्लैंक इंसर्ट करता जाएगा। तो कई बार अपने को ज़रूरत क्या पड़ती है कि भाई सबके बीच में एक लाइन का गैप कर दें, तो आपने ये शॉर्टकट बना लिया और शॉर्टकट दबाते जाओगे तो सबके लाइन के बीच में एक का ब्लैंक स्पेस आता जाएगा, ठीक है। सो यू जस्ट डू दिस, इसको कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मैक्रोज विच इज़ डन बाय द प्रोग्रामिंग, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोग्रामिंग, बट द पर्पज़ इज़ ओनली कि यू मस्ट बी अवेयर कि अगर आपको एडवांस मैक्रो बनाना पड़ा तो प्रोग्रामिंग के थ्रू बन जाता है, जो आप किसी और से भी बनवा सकते हो। और बहुत छोटा कुछ एडिटिंग वगैरह करना होगा तो आप अपने आप भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक मैक्रो 1 लिया, उसको अगेन आई कैन गिव द कंट्रोल ओ से रन कर सकता हूँ, ठीक है, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो दे सकता हूँ। एंड यू हैव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, दिस इज पर्सनल मैक्रोज, वर्क ग्रुप में चाहिए कि न्यू वर्क ग्रुप में चालू करना चाहिए या दिस वर्क ग्रुप में। तो अब ये डिफ़ॉल्ट में दिस वर्क ग्रुप में रहता है, तो इसके अलावा ये कहीं नहीं चलेगा, ठीक है। ओके मैंने कुछ यहाँ जाके सिर्फ इसको कलर चेंज कर दिया इसका, और उसके बाद स्टॉप कर दिया। पर्पज़ क्या है अभी इनको कि ये जो मैक्रो अपन ने लिखा है इसको रन करूँगा नहीं, सिर्फ उसका सोर्स कोड देखना चाहता हूँ कि उसने जो किया है वो क्या लिखा है। सो ये मैक्रो 1 बनाया है, इसको जब आप एडिट करोगे तो यू कैन सी कि उसने क्या किया है। सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ गया मैं मैक्रोज में, मैक्रो में जहाँ से अपन नाम को रन करते थे ना, इसको दबा के यहीं पे आपको मैक्रो को जाके सिर्फ एडिट कर देना है, तो ये विजुअल बेसिक में खोल देगा और वहाँ जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। इसका शॉर्टकट क्या बनाया आपने? कंट्रोल ओ। तो अगर आप भूल गए कि क्या शॉर्टकट बनाया था, यहाँ लिखा मिल जाएगा विद द सिलेक्शन इंटीरियर पैटर्न एक्स सॉलिड दिस, ये अब समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको सपोज मेरे को कलर चेंज करना है तो आई कैन गो एंड चेंज दिस कलर। 255 कलर का नंबर है, आपको चेंज करना है तो चेंज कर दो, शेड वगैरह चेंज करना है तो ये चेंज कर दो। रेंज B3 में उसके बाद मैं मूव कर गया एंड होने के बाद, ये अगर मैं इसको चेंज करके किसी और दूसरी लोकेशन पर लेके जाना है तो ये जा सकता हूँ। तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नॉन प्रोग्रामर्स टू एडिट दिस। बट जो बेसिक जैसे B3 समझ में आ जाएगा, कलर कोड समझ में आ जाएगा, तो इस तरह की चीज़ों को आप वर्कआउट कर सकते हो। एक बीच में रिक्वायरमेंट आई थी कि आई एम इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट द लोअर केस टू द अपर केस, ठीक है। सो उसके लिए ये एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, सिंगल लाइन का कोड है, विच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। तो जहाँ भी कर्सर होगा सिलेक्शन सेल 1,1, तो जहाँ भी आपने सेलेक्ट किया उसको करेगा, उसके बाद अपर केस में उसे कन्वर्ट कर देगा और फिर से उसी सेल का रेफरेंस है, और ये फंक्शन का नाम है अपर। पीछे से शायद दिख नहीं पा रहा होगा, सो ये पीछे से दिख जाएगा अब। सो दिस इज द कोड फॉर दिस, सिंगल लाइन का कोड है, सिंपल कोड है, वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लो,
ठीक है, एक ही लाइन लिखनी है। सो ये मैंने जिस सेल पे मेरे को अपर केस चाहिए वहाँ कर दिया, और यहाँ पे ये रन का बटन होता है, रन कर दूंगा तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग काम करोगे उतना सीखते जाओगे। इट इज़ जस्ट ए इंट्रोडक्शन। कमिंग टू द ग्राफ्स, ग्राफ पे सब लोगों ने काम किया? किस किस ने काम किया, हाथ उठाओ। और किसने किया चार्ट पे? सो वी आर इंटरेस्टेड टू गो टू द चार्ट्स नाउ। अगेन इंसर्ट में जाना है, आपको कौन सा चार्ट बनाना है यहाँ से सेलेक्ट करना है। सो आई एम इंटरेस्टेड टू डेवलप द फर्स्ट द पाई चार्ट, एंड आई एम इंटरेस्टेड टू फर्स्ट डेवलप द 3D पाई चार्ट। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अपन लोगों ने रेंज सेलेक्ट नहीं की। तो सेलेक्ट डाटा में चले जाते हैं, यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है, आई कैन सेलेक्ट द रेंज फर्स्ट, देन आई कैन गो टू द पाई चार्ट। ठीक है, अब इसने देखो क्या क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, क्या किया इसने? अमाउंट पे ब्रेकअप दे दिया, और जितनी भी टेक्स्ट फील्ड थी उन सबको उसने क्या किया, अनिल एमपी, सुनील एमपी, राज यूपी, इस तरह से दोनों टेक्स्ट फील्ड को कॉन्केटेनेट करके यहाँ पे लिख दिया। जबकि मेरे को क्या चाहिए थी? सिर्फ नाम चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द सेलेक्ट द डाटा। ठीक है, और अमाउंट तो ठीक है, इसको एडिट करके आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस डाटा, और इसको ओके कर दिया। तो अब आप देखो आपके नेम्स ठीक हो गए। सो दिस वे यू कैन एबल टू कन्वर्ट दिस। प्लस अभी इस फॉर्मेट में है, अगर आपको यहाँ परसेंटेज वाइज इस तरह का लिखना है तो ये लिख सकते हो आप। इस तरह से लीजेंट ऊपर चाहिए ऊपर ले सकते हो, नीचे चाहिए नीचे लिख सकते हो, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, मेरे को इसको एक्सप्लोडेड बनाना है। तो एक्सप्लोडेड कैसे करूँगा? सो एक्सप्लोडेड में मेरे को क्या करना है, किसी भी सेल को जाके डबल क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले मेरे को कहाँ से देखना है ये डिफाइन करना है। तो मैं इसका रोटेशन एंगल चेंज कर सकता हूँ। आपके उसमें वहीं पे राइट में 3 बटन आ रही होंगी, उससे ये रोटेशन एंगल चेंज हो जाता है। भले ही ये मेरा 9% जो है वो आपका कम एरिया है, बट अगर आपको आगे कर लोगे तो ज़्यादा दिखेगा प्रोस्पेक्टिव व्यू में। ठीक है, वॉल्यूम वाइज ज़्यादा दिखता है। सो दैट यू कैन डू। देन अगर मेरे को पाई की तरह इसको बाहर खींच के लेके जाना है तो आई कैन मूव इट ऑल्सो, और मैं बाहर ले जा सकता और ये वापस खींच के अंदर ला सकता हूँ। एनीथिंग आई कैन डू फॉर दिस। 3D रोटेशन है वो भी कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें इस पर वर्कआउट कर सकता हूँ। सो मेन जो चीज़ है, इसके एक्सेस में घूमना वो इम्पॉर्टेंट है, और इसको पिक करके बाहर निकालना वो इम्पॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें ज़रूर आपको आनी चाहिए। हो जाएगा, इसको करके देखो। बाकी तो सब चीज़ें सिंपल हैं, आप लोग कर लोगे। खाली पाई का एक पीस बाहर निकालना है और रोटेट कराना है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू मेक ए बार चार्ट आउट ऑफ दिस। इंसर्ट, फिर से आप बार चार्ट पे जा सकते हो, स्टैक बार पे जा सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट यू कैन चूज़ कि आपको किस पे जाना है। 3D बार पे भी जा सकते हो, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू मूव टू द बार चार्ट। सो इस तरह से ये मेरे को वैल्यू दिखा के दे देगा। फिर से मेरे को सिलेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सो आई कैन सेलेक्ट दिस, एडिट, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट द नेम और ओके करना पड़ेगा। सो ये मेरा बार चार्ट बन जाएगा। अगर मेरे पास 2 न्यूमेरिक फील्ड होती तो आई कैन हैव ए स्टैक बार फील्ड्स ऑल्सो। अगेन आई कैन गो टू द सेलेक्ट डाटा, और यहाँ पर आई कैन ऐड द सिलेक्शन डाटा और इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस वे यू कैन एबल टू क्रिएट इट। काफ़ी टाइप के चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है। बाकी सारे आप लोग समझ जाओगे अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओनली द डिफिकल्ट चार्ट इज रडार चार्ट। ये क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं? कॉलम चार्ट आपको पता है, उसी में सेंटर पॉइंट से लाइन बन जाएगी, लाइन हो जाएगा। पाई आपको पता है, बाहर आप कर लोगे। एरिया चार्ट में सेम में एरिया शो कर देगा। ठीक है, XY में सेम के कोऑर्डिनेट्स दिखा देगा। एक स्टैक में एक के ऊपर एक बना देगा। ठीक है, सरफेस में वो कुछ सरफेस इस तरह के कर देगा। देन डूनट में इट इज़ जस्ट लाइक ए सिंबल ऑफ पाई ओनली। बबल में इस तरह के बबल्स बना देता है। बट रडार चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट में कई बार आप लोगों को बोलते हैं कि भाई व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ए पीपल। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए पीपल कैसे निकालते हैं वो लोग? कुछ क्राइटेरियाज हैं सपोज, तो उसका स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल उसके हिसाब से निकल जाएगा कि भाई सपोज वर्किंग, सपोज किसी एम्प्लॉय को लेना है तो कितने दिन वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, उसके नीचे आगे हार्ड वर्किंग है कि नहीं है। इस तरह से आपने 10 पॉइंट रख लिए, 10 पॉइंट के आगे आपने नंबर दे दिए।
नंबर देने के बाद ये आपको रडार चार्ट वहाँ पर दिखा देगा। उस रडार चार्ट के अंदर आपको उसका एरिया निकालना है। जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो पर्सन सबसे परफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर सब में 10 नंबर आएंगे तो बिल्कुल चारों पॉइंट सारे एरिया ज्वाइन करेगा, तो सबसे मैक्सिमम एरिया होगा। कई बार क्या होता है, आदमी की एफिशिएंसी एक एरिया में बहुत है तो क्या करेगा, उसको वो 10 में से 10 दे देगा, और बाकी एरिया में 1 1 1 1 2 2 नंबर है तो क्या होगा, उसका एरिया कम हो जाएगा। अगर कोई दूसरा आदमी है उसके सबको 5 5 5 5 नंबर दे दो आप, तो उसका वर्किंग एरिया जो उसका एरिया ज़्यादा निकलेगा। तो जब आप उस एरिया के हिसाब से उसका इवेल्युएशन करोगे देन यू अंडरस्टैंड कि इसकी स्ट्रेंथ उस आदमी से जिसको 1 या 2 में ही 9 नंबर हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो बाय कैलकुलेटिंग द एरिया विद इन दैट रडार यू कैन एबल टू कैलकुलेट दैट। तो ये उस केस में या इस तरह के एनालिसिस में ये यूज़ होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, उस तरह में ये यूज़ होता है। ठीक है, सो मैं भी इस चैप्टर को क्लोज करता हूँ। नाउ वी आर जस्ट स्विचिंग टू वन ऑफ द मेजर पर्टिकुलर थिंग विच वी हैव स्टॉप्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये मैंने कुछ भी चार्ट बना दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे सेव एज टेम्पलेट लिखा है, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया था व्हाट इज अ टेम्पलेट, यू रिमेंबर दैट। मैंने इसको फिर से सेव कर दिया, ये सब बंद कर दिया मैंने, और मैं नई एक्सेल फाइल खोलता हूँ। यहाँ से अगर बोलता हूँ मैं न्यू, सो ब्लैंक पे जाना है या माई टेम्पलेट्स पे जाना है। एनीवे आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट कमिंग, बट ये जो माई टेम्पलेट के अंदर जो अपन ने ग्राफ सेव करके आए थे ना, वो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और इसी को रीयूज़ करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। या अगर मैं वापस कोई दूसरी एक्सेल खोलता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ, फाइल सेव एज टेम्पलेट। देखो टेम्पलेट आ रहा है कहीं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट ऑफ दिस, टेम्पलेट ऑफ एनेबल माइक्रोज, एक्सेल टेम्पलेट। तो जो भी टेम्पलेट आपको सेव करनी हो वो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। तो मैंने उसका नाम S1 दे दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया।